हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैशियस स्टेट का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अर्थात आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण कि वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सभी वास्तविक गैसें सामान्यतया लोअर प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर तो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, परंतु हाई प्रेशर यानी उच्च दाब एवं निम्न ताप पर सभी वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन यानी डेविएशन प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि इनके z का मान जो है वो 1 प्राप्त नहीं होता है। हमें उच्च दाब पर सभी गैसों के z का मान जो है वो मोर देन 1 हमें प्राप्त हुआ था। तो ये जो वास्तविक गैसें हैं ये ऐसा व्यवहार क्यों प्रदर्शित करती हैं, इसके क्या कारण हैं, क्या कॉजेज हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये कॉजेज जो हैं वो गैसों की जो अणुगतिक सिद्धांत है या गैसों की जो अवधारणा है, अणुगतिक सिद्धांत की अवधारणा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इसकी दो थ्योरीज के पीछे ही इनके कॉजेज छुपे हुए हैं। पहली थ्योरी तो ये थी कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यह थ्योरी सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर सही पाई नहीं जाती है। और दूसरी जो थ्योरी है वो कि गैसों के मध्य आकर्षण बल जो है, गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वह शून्य पाया जाता है। यह थ्योरी भी केवल हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे तो सही पाई जाती है, परंतु हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर सही नहीं पाई जाती है। तो हम इन दोनों थ्योरीज को देखते हैं कि क्या कारण रहा कि आदर्श गैसों की व्याख्या करने में गैसों का अणुगतिक सिद्धांत सफल नहीं रहा, क्योंकि वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को हम अणुगतिक सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करना हमें संभव नहीं हो पाया था। और इसलिए हम दोनों पॉस्टुलेट्स जो हैं, इन दोनों पॉस्टुलेट्स दो अभिग्रहितों में हमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। ये दोनों अभिग्रहित क्या है? ये दोनों अभिग्रहित ये हैं कि पहला अभिग्रहित, जैसा कि मैंने अभी तो आपको बताया कि पहला पॉस्टुलेट तो है कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में कितना होता है? नगण्य होता है। अब आप देखिए कि जनरली हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर हम जनरली कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं, और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसकी हम बात करें तो इस टेम्परेचर और प्रेशर की जो रेंज है, इस पर तो यह अवधारणा सही साबित होती है। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि इस अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 0.014% होता है, जो कि नगण्य है। परंतु यदि हम हाई प्रेशर की बात करें, उच्च दाब की बात करें, यानी लगभग 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर या उससे ऊपर की बात करें, उससे हाई प्रेशर की बात करें, तो क्या होगा? इस प्रेशर पर क्योंकि गैस के अणु परस्पर ज़्यादा निकट आ जाएंगे और परस्पर निकट आने के कारण गैस के आयतन में पर्याप्त कमी हो जाती है, और आयतन में कमी होने के कारण क्या होगा? गैस के अणुओं का जो इंडिविजुअल आयतन है वो तो, अणुओं का खुद का जो आयतन है, इटसेल्फ आयतन है, वो तो वही रहेगा, परंतु गैस के द्वारा घेरा गया जो आयतन है उसमें कमी आ जाती है। और इस अवस्था में जो गैस के अणुओं का आयतन है वो संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये लगभग गैस के अणुओं का वॉल्यूम लगभग 1.4% हो जाता है, जिसे कि अब हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। अर्थात गैसों के अणुओं को मूवमेंट के लिए कम स्थान रह जाता है और अणु परस्पर पास पास आ जाते हैं। तो हमने यह कहा कि सामान्य ताप एवं दाब पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो गैस के अणुओं का खुद का जो इंडिविजुअल आयतन है और गैस के अणुओं के द्वारा गैस के अणुओं का खुद का आयतन और संपूर्ण गैस के आयतन की यदि हम कंपैरिजन करें तो गैस के अणुओं का जो आयतन है यह लगभग संपूर्ण आयतन का लगभग 0.014% होता है, जो कि बहुत कम है, जो कि नगण्य है।
परंतु यदि हम हाई प्रेशर की बात करें, उच्च दाब की बात करें, यानी 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें, तो 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होगा कि गैस के अणुओं का आयतन, इंडिविजुअल आयतन, खुद का आयतन तो वही रहेगा, परंतु संपूर्ण गैस का आयतन जो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। संपूर्ण गैस का आयतन, क्योंकि अणु परस्पर निकट आ जाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, और आयतन कम हो जाएगा तो गैस के अणुओं का जो इंडिविजुअल आयतन है, गैस के अणुओं का खुद का जो आयतन है वो लगभग अब नगण्य नहीं रहता है, और कितना हो जाता है, लगभग 1.4% हो जाता है, जिसे कि हम अब नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि अणु लगभग पास पास आ जाते हैं। तो यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा जो निम्न दाब और उच्च ताप पर तो सही मालूम होती है, परंतु उच्च हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर जो है ये सही प्राप्त नहीं होती है। फिर जो नेक्स्ट जो हमारी अवधारणा है वो क्या कह सकते हैं कि जो पहली अवधारणा थी वो हमने क्या कहा कि यह जो अवधारणा है, यह जो पॉस्टुलेट है, यह हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर तो सही प्रतीत होती है, हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर तो सही प्रतीत होती है, सही प्रतीत नहीं होती, हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर सही प्रतीत नहीं होती है, और इसलिए गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट जो अवधारणा है वो नेक्स्ट अवधारणा है कि गैस के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। अब यह अवधारणा भी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे तो सही पाई जाती है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो गैस के अणु लगभग दूर होते हैं, दूर होने से इनमें कोई आकर्षण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका आयतन भी अधिक होता है, वॉल्यूम अधिक होता है। परंतु जब हाई प्रेशर की हम बात करें, जबकि वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी गैस के अणु परस्पर निकट आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, तो क्या होगा, उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्सेस करने लग जाते हैं, तो वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा कि अणु ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो अट्रैक्शन फोर्सेस निश्चित ही इनके मध्य अट्रैक्शन पाए जाता है। तो और अट्रैक्शन फोर्सेस के लिए दो प्रमाण भी हैं, इनके पक्ष में दो प्रमाण भी दिए जा सकते हैं कि पहला तो कि गैसों को द्रवीकृत कर सकते हैं हम, गैसों का द्रवीकरण, यानी अधिकांश गैसों को हम लोअर टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर द्रवीकृत कर सकते हैं। तो गैसों का द्रवित होना ही गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों की उपस्थिति का कारण ही एक्सप्लेन करते हैं, के कारण से ही हम एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। और दूसरा जूल थॉम्सन इफेक्ट की गैसें जो है वो शीतलन इफेक्ट यानी कूलिंग इफेक्ट या जूल थॉम्सन इफेक्ट प्रदर्शित करती हैं। यह भी गैसों के आकर्षण बलों का ही एक प्रमाण है, क्योंकि जब किसी भी गैस को हाई प्रेशर से निर्वात में हम एक्सपांड होने देते हैं तो गैस के टेम्परेचर में कमी आ जाती है और कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होता है, जिसे कि हम जूल थॉम्सन इफेक्ट भी कहते हैं। और इस प्रभाव का स्पष्टीकरण अणुओं के मध्य अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा ही दिया जाता है कि मध्य आकर्षण बल कार्य करने लग जाते हैं, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होते होते गैस जो होती है वो द्रवीकृत हो जाती है, अर्थात जब गैस को हम एक्सपांड करते हैं तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं, और इसके लिए इनके आकर्षण बलों को तोड़ने में तोड़ने के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी से हमें प्राप्त होगी। और इस प्रकार इस फलस्वरूप क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है, कमी आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी में कमी आने से क्या होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए हमें ये कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। तो इन्हीं अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण भी कम ताप एवं उच्च दाबों पर गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन पाया जाता है। इस प्रकार इन दोनों पॉस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण जो है इसमें हमें सुधार करने होंगे, यानी अपेक्षित सुधार किए गए हैं, ताकि इसे वास्तविक गैसों के लिए भी हम इस गैस को समीकरण को उपयोगी बना सकें। और वास्तविक गैसों के लिए उपयोगी बनाने के लिए ही वान डर वाल ने सर्वप्रथम यह कार्य किया, और वान डर वाल ने एक समीकरण उत्पन्न की, जिसे कि व्युत्पन्न की, ड्राइव की, जिसे कि हम वान डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डेविएशन यानी आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या की, कि विचलन की व्याख्या दो अभिग्रहित यानी दो काइनेटिक थ्योरी, दो पोस्टुलेट्स के द्वारा की जा सकती है। पहली पोस्टुलेट हुई कि गैस के अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, और दूसरा गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये दोनों ही अवधारणा निम्न प्रेशर
प्रेशर यानी लोअर प्रेशर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर तो सही पाई गई, परंतु उच्च दाब एवं निम्न ताप पर यह मतलब गलत रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए आदर्श गैस समीकरण में सुधार किए गए, और यह सुधार जो है सर्वप्रथम वांडरवाल ने वांडरवाल समीकरण को डिराइव करके यह सुधार दिए। वांडरवाल समीकरण को जो है वो हम सभी वास्तविक गैसों पर या सभी गैसों के लिए हम इसको लागू कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वांडरवाल समीकरण का डेरिवेशन यानी वांडरवाल समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार करते हैं हम उसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।